नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस का। हर की पौड़ी पर गंगा दीपोत्सव कार्यक्रम, ड्रोन शो का भी हुआ आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत, स्टेडियम की भी दी सौगात। उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षक त्रिवेंद्र सिंह पहुंचे मसूरी, कहा 2027 में बनाएंगे सरकार। 24 घंटे में गैरसैंण को स्थायी राजधानी करेंगे घोषित। हरिद्वार की खास पर्वों पर खाली रहेगी पार्किंग। नैनीताल हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर दिया फैसला। टेंडर नोटिस को रद्द करने की उठाई थी मांग। रामनगर के हिमालयी क्षेत्रों में प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू, वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर। देरी से पहुंचे विदेशी मेहमान। और उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और हिमपात, मैदानी इलाकों में बढ़ेगी सर्दी। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हरिद्वार के हर की पौड़ी पर भव्य ड्रोन शो और गंगा दीपोत्सव का कार्यक्रम किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इसके तहत सीएम धामी ने सबसे पहले पूजन कर गंगा आरती की और उसके बाद उन्होंने दीप प्रज्वलित किया। इसके साथ ही गंगा दीपोत्सव का आगाज हो गया। गंगा दीप महोत्सव के तहत विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी के साथ हरिद्वार के विभिन्न 52 घाटों पर 3 लाख से ज्यादा दीप जलाए गए। इसमें गंगा तट का अलौकिक नजारा देखने को मिला। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग हर की पौड़ी पर पहुंचे और गंगा तट को दियों से जगमग देखकर मोहित हो गए। वहीं इस समारोह से पहले सीएम धामी ने हरिद्वार को क्रिकेट स्टेडियम की सौगात दी। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने 407 करोड़ रुपए की पेयजल और सीवरेज से संबंधित परियोजना का शुभारंभ किया। विकासनगर के बाबूगढ़ से शुरू हुई योजना का शुभारंभ भूमि पूजन के साथ किया गया। साथ ही इस दौरान क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कार्यदायी संस्था सहित तमाम संबंधित विभागों के अधिकारियों से इस मेगा प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा की। आपको बता दें कि एडीबी द्वारा केंद्र सरकार के सहयोग से विकासनगर नगरपालिका क्षेत्र में संचालित की जाने वाली योजना से शहर के सीवरेज और पेयजल की समस्या का समाधान हो सकेगा। साथ ही शहर से लगते सीवरेज ट्रीटमेंट व्यवस्था से वंचित क्षेत्रों को भी इससे जोड़ा जा सकेगा। लाखों करोड़ों की योजनाएं भी देश में बन गई, लेकिन ये सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है कि 18 साल की O&M वाली स्कीम देश के अंदर ये पहली होने जा रही है। और इस योजना के डिज़ाइन और यहाँ की इस चीज़ को, इससे एशियन डेवलपमेंट में जो फंडिंग एजेंसी है उसने भी प्रभावित होकर के यहाँ तक कह डाला कि इस मॉडल को बांग्लादेश और श्रीलंका में भी रेप्लिकेट करने का काम करेंगे। तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा एडीबी वित्त पोषित परियोजना के अंतर्गत विकासनगर शहर के लिए ये वाटर सप्लाई और सीवरेज परियोजना है। ये एक एकीकृत परियोजना है जिसमें 120 किलोमीटर में वाटर सप्लाई है जो कि सभी 11 वार्डों को कवर करेगा, और 60 किलोमीटर की सीवरेज परियोजना है जिसके साथ में एक 7 MLD का सीवेज संशोधन संयंत्र भी स्थापित किया जाना है। हाईकोर्ट ने राज्य में गंभीर बीमार पति की चिकित्सा की रिपोर्ट और प्रशासनिक रिकॉर्ड की जांच के बाद पत्नी को पति का संरक्षक बनने की अनुमति दे दी है। अभी तक ऐसे व्यक्ति के लिए अभिभावक नियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि केरल हाईकोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में निर्णय दिया था। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि अभिभावक के रूप में महिला किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की हकदार होगी। कोर्ट ने कहा कि यदि पति की तबीयत ठीक हो जाती है तो अधिकार का दुरुपयोग होता है, कोई वित्तीय अनियमितता पाई जाती है या उपचार के संबंध में देखभाल, संरक्षण, सहायता की आवश्यकता होती है तो इस अनुभूति को रद्द भी किया जा सकता है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ के समक्ष नैनीताल निवासी एक कॉलेज में स्पोर्ट्स टीचर की याचिका पर यह निर्णय दिया गया। शिक्षिका ने जून 2023 में कोमा में जा चुके अपने 42 वर्षीय पति मुकेश जोशी का संरक्षक बनने की अनुमति के लिए याचिका दायर की थी।
हल्दूचौड़ चौकी इंचार्ज गौरव जोशी के खिलाफ शिकायत लेकर छात्र नेताओं के शिष्टमंडल ने पुलिस क्षेत्राधिकारी दीपशिखा अग्रवाल से मुलाकात की। मामले से उन्हें अवगत करवाया। 5 नवंबर को लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय में कॉलेज के चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा था। छात्र नेताओं के साथ हल्दूचौड़ चौकी इंचार्ज गौरव जोशी द्वारा मारपीट किए जाने और अभद्रतापूर्ण व्यवहार किए जाने का आरोप लगा। आक्रोशित छात्रों ने हल्द्वानी में एसपी सिटी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा था, जिसके संदर्भ में आज छात्रों के शिष्टमंडल ने पुलिस क्षेत्राधिकारी दीपशिखा अग्रवाल से मुलाकात करते हुए मामले में शिकायत कर निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही किए जाने की मांग की। पुलिस प्रशासन से, सीओ मैडम से ये सवाल है, हमारे महाविद्यालय में हर साल धरने पर बैठते हैं, धरने दिए जाते हैं। हर साल पुलिस प्रशासन वहां पर आती है और छात्र हितों के लिए बात वहां पर सुनती है, रखती है। तो इसी बार हम सभी प्रत्याशियों के साथ दुष्व्यवहार किया गया है। इसी बार हम लोगों की बात नहीं सुनी गई है। उपनल कर्मचारियों ने आज सैकड़ों की संख्या में देहरादून में परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच किया। यहां इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। हालांकि सैकड़ों की तादाद में विरोध कर रहे उपनल कर्मचारियों को सचिवालय के पास बैरिकेड लगाकर पुलिस ने रोक दिया। यहां पर गुस्साए उपनल कर्मियों ने अपना विरोध दर्ज किया। इस दौरान उपनल कर्मचारियों का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर अमल नहीं हुआ तो इसी दिन से संगठन से जुड़े 22,000 कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। राज्य निगम कर्मचारी महासंघ और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज यूनियन ने कर्मचारियों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया। हमने कोर्ट की लड़ाई लड़ी है। 2018 में उत्तराखंड नैनीताल हाईकोर्ट ने उपनल कर्मियों के पक्ष में फैसला दिया था कि सरकार उपनल कर्मियों को चरणबद्ध तरीके से नियमितीकरण करे और समान कार्य के लिए समान वेतन दे। लेकिन ये हठधर्मी सरकार है। तब एसएलपी लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई और वहां सुप्रीम कोर्ट में सरकार को मुंह की खानी पड़ी। प्रदेश सरकार की जो एसएलपी थी वो खारिज कर दी गई और जो पूर्व तक जो नैनीताल हाईकोर्ट का जो फैसला था उसको यथावत रखा गया। लेकिन ये हठधर्मी सरकार इसको मानने को तैयार नहीं है, जिस कारण उपनल कर्मी सड़कों पर है, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने आज अपना स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि 11 नवंबर 2005 को महिला आयोग की स्थापना की गई थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी जिलों में महिलाओं का हाल लगातार जाना जा रहा है। श्रीनगर और अल्मोड़ा महिला थाने में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति भी जानी जा रही है। साथ ही कई जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। अब महिलाओं के लिए चाहे स्पा सेंटर की गाइडलाइन हो, चाहे महिला नीति हो, वो महिला को सुरक्षा, महिला के कैसे सशक्त हो, आर्थिक, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, तो ये सब काम महिला आयोग अपनी तरफ से कर रहा है। और स्पा सेंटरों में कि जिस तरह से महिला का गलत उपयोग ना हो, उसके लिए एक एसओपी तैयार की गई है महिला आयोग की तरफ से और वो शासन को भी भेजी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने प्रेषित कर दी है कि वो गाइडलाइन अगर बनेगी तो महिलाओं के साथ कुछ भी गलत नहीं हो पाएगा। मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षक त्रिवेंद्र सिंह रावत के पहुंचने पर शहर अध्यक्ष नितेश उनियाल ने पुष्प देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि 2027 में उत्तराखंड क्रांति दल पूर्ण बहुमत के प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। सत्ता में आने के 24 घंटे के अंदर गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करेंगे। साथ ही उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड की जनता के लिए अभिशाप बताया। ये यूसीसी जो है हमारे उत्तराखंड को खत्म करने की साजिश हो रही है और इस यूसीसी के पीछे जो रणनीति है उनकी मूल निवास और भू कानून को, उसकी अवधारणाओं को ही समाप्त करना है। उसमें साफ है, मेरे पास 201 पेज में उसे इंटरनेट से मैंने लाया है और उसमें एक दो चीज़ें इतनी खतरनाक है हमारे लिए कि जो व्यक्ति, जो नागरिक, चाहे उत्तर प्रदेश से आएगा चाहे बांग्लादेश से आएगा, अगर वो 1 साल यहाँ रहता है तो वो अस्थायी निवास घोषित हो जाएगा और अस्थायी निवास होने का मतलब है वो हमारे बराबर उसको अधिकार हो जाएगा।
तो फिर वो मूल निवास की तो अवधारणा खत्म होगी ना, वो भू कानून की अवधारणा खत्म होगी। हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास रोड़ी बेलवाला की पार्किंग इन खास दिनों में खाली रहेगी जब धार्मिक आयोजनों के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। हाईकोर्ट ने हरिद्वार निवासी जयप्रकाश बड़ोनी की जनहित याचिका पर यह निर्णय दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। याचिका में हरिद्वार नगर निगम की ओर से मार्च 2023 में रोड़ी बेलवाला में पार्किंग को जारी निविदा को चुनौती दी गई थी। याचिका में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टेंडर नोटिस को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से राज्य सरकार को रोड़ी बेलवाला मैदान के खुले स्थान को सार्वजनिक समारोहों के लिए संरक्षित करने और अतिक्रमण हटाने के लिए एक योजना तैयार करने का निर्देश देने पर भी आग्रह किया था। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास रामनगर में वाटर रिजर्व में प्रवासी पक्षियों का आना शुरू हो गया है। ये पक्षी सर्दियों की शुरुआत के साथ ही भारत में आना शुरू हो जाते हैं। वन अधिकारियों के अनुसार इस साल इन पक्षियों के आने में देरी हुई है और उनकी सुरक्षा तय करने के लिए वन विभाग की ओर से खास उपाय किए जा रहे हैं। ऊपरी हिमालय और साइबेरिया के ठंडे तापमान से बचने के लिए प्रवासी पक्षियों की अलग अलग प्रजातियां ठंड के महीनों में भारत आती हैं। इनके आने से पक्षी प्रेमियों में काफी उत्साह रहता है और वो इन्हें देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। ये प्रवासी पक्षी आमतौर पर पूरी सर्दी के मौसम में इसी क्षेत्र में रहते हैं और हर साल मार्च से अप्रैल के आसपास गर्मी शुरू होते ही अपनी वापसी शुरू कर देते हैं। देखिए, ये मेहमान परिंदे हैं जिनका हम सभी को यहाँ पर इंतजार रहता है, खासतौर से प्रकृति प्रेमी हो या फिर जो बर्ड वॉचिंग के लिए लोग आते हैं दूर दराज से टूरिस्ट। कॉर्बेट पक्षियों के मामले में बहुत रिच क्षेत्र है और खासतौर से इस समय जो विंटर है यहाँ पर काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। तो जो सुरखाब, जिनको ब्राह्मणी डक भी बोला जाता है, ये उच्च हिमालयी क्षेत्रों से आते हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे पक्षी जो खासतौर से पानी डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ जब बर्फ़ जम जाती है, लेक वगैरह सब स्ट्रीम्स वगैरह जम जाती हैं, तो 3 से 4 महीने के लिए यहाँ पर प्रवास पर आते हैं और इनके आमद से हम सब खुश हैं यहाँ पर। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनको सुरखाब, जैसा आपने सुनी होगी कहावत, सुरखाब के पर लगे होना, उर्दू में इनको कहा जाता है और ब्राह्मणी डक्स इनको बोला जाता है। और ये खासतौर से लद्दाख उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रहते हैं, वहाँ पर निवास करते हैं। और इसके अलावा जो और भी जो पक्षी आते हैं, जो डक्स हैं, वो साइबेरिया, कनाडा, यूरोप, इधर से सुदूर देशों से यहाँ पर आती हैं। इस वर्ष थोड़ा मौसम, क्योंकि गर्मी रही, सर्दी थोड़ा लेट आई है और जैसा मैंने कहा कि सर्दियों में यहाँ पर इनका आगमन होता है, तो जब उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है, उसके पश्चात ये जो है आवास और भोजन की खोज में यहाँ आते हैं। इसमें सभी तरह के होते हैं, कुछ तो इसमें मांसाहारी भी होते हैं, लेकिन अधिकतर जो आप देखते हैं, जो पानी के नीचे काई वगैरह होती है, जो प्लवक वगैरह होते हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा देखा। जो हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स है, जो विंटर के टाइम पे यहाँ पे हमारे बराज और जो भी जलाशय, आसपास के जलाशय, तुमिया डैम या कोसी बराज के आसपास आते हैं, वो अभी आने शुरू हो गए हैं। सारा फ्लॉक्स अभी तक आए नहीं, लेकिन अभी स्टार्ट हो गए। इस बार थोड़ा लेट डिले हुआ है, नवंबर के फर्स्ट वीक में आ रहे हैं, जो यूजुअली अक्टूबर मिड में आते थे। और इस बार बारिश भी लगातार थोड़ा धीरे चला, मानसून सीजन भी एक्सटेंडेड था और विंटर सीजन भी एक्सटेंडेड, मतलब डिले स्टार्ट हुआ है। तो इस बार थोड़ा डिले था और उसको देखते हुए अभी जैसे ही माइग्रेटरी बर्ड्स आए, उनकी सुरक्षा को देखते हुए हमारा टीम को अलर्ट कर दिया है। एक पेट्रोलिंग टीम भी वहाँ पे गश्त स्थगित कर दिया है और इस बार सोच रहे हैं कि हम एक छोटा सा बोट का भी इंतजाम कर ले ताकि इनका प्रोटेक्शन और अच्छे तरीके से हो। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देश में सीआरपीसी और आईपीसी की जगह लागू किए गए 3 नए कानून के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली में कई नए बदलाव किए जा रहे हैं। इस बदलाव के लिए पुलिस जवानों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। नए कानून लाने के बाद गृह मंत्रालय ने एक नया ऐप भी जारी किया है जिस पर सभी राज्य काम कर रहे हैं। इस ऐप में केस और उससे जुड़े साक्ष्य से संबंधित कार्रवाई को अपलोड किया जा सकेगा, जो अपलोड होने के बाद उत्तराखंड पुलिस की CCTNS पोर्टल पर खुद ही अपडेट हो जाएगा। इससे पुलिस को केस से जुड़े साक्ष्य से संबंधित दस्तावेजों को तैयार करने में मदद मिल सकेगी और NCRB पोर्टल पर यह आंकड़ा समय पर अपडेट होता रहेगा।
भारतीय न्याय संहिता जो नया कानून 1 जुलाई से लागू हुआ है, इसमें जो है अभी तक हम लोग उत्तराखंड पुलिस एक्ट अपना स्वयं का ऐप यूज़ कर रहा था, लेकिन एनसीआरबी ने अभी जो है वो लेटेस्ट अद्यावधिक जो है एक अपना खुद का जो है वो एनसीआरबी ने ऐप उपलब्ध कराया है। पूरे देश में वो जो है सभी राज्य उसको अपना रहे हैं। उत्तराखंड में भी जो है कल एक बृहद प्रशिक्षण इसमें किया गया है, तो इसके बाद सभी के मोबाइल में वो एनसीआरबी का ऐप डाउनलोड होगा। तो इससे हमारी जो क्राइम सीन पे जो भी कार्रवाई है, फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, क्राइम सीन की जो भी कार्रवाई है, सीजर होती है, अरेस्टिंग होती है, उस सारी कार्रवाई जो है अपना अभी इसके बाद विवेचक जो है उस ऐप के माध्यम से करेंगे और वो सारा डेटा डायरेक्टली जो है हमारा CCTNS और उसके बाद वो क्लाउड के सर्वर में जाएगा। बुल्लावाला मारखम ग्रांट क्षेत्र में पूर्व सैनिक केंद्र संगठन ने निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया। इसमें 150 लोगों ने अपनी आंखों की जांच करवाकर दवाई ली। इस दौरान शिविर में नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर चिंतन देसाई ने लोगों को आंखों के बचाव को लेकर जागरूक किया। उन्होंने कहा कि नेत्र हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। ये हमारा आज का जो निःशुल्क नेत्र जांच शिविर जो लगाया जा रहा है, ये पूर्व सैनिक केंद्रीय संगठन की ओर से, और इसमें विशेष सहयोग जो है माननीय विधायक जी का भी है। माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें अभी तक कैंप में अभी तक हमने 11 बजे से स्टार्ट किया था और अभी तक हमारे तकरीबन 40 से 45 बंदे जो है ने अपना लाभ ले लिया इस कैंप का। मैं आपको उद्देश्य बनाता हूँ। हमारा जो सैनिक संगठन का उद्देश्य, इससे पहले भी हमने अपने गांव में स्वास्थ्य शिविर 2 बार लगा चुके हैं और लगाते रहते हैं। हमारा सैनिक संगठन का उद्देश्य है कि जिस तरह से हमने अपने देश की सेवा की है, उस तरह से ही हम अपने ग्राम, अपने समाज की सेवा करना चाहते हैं। सर, हमको ये एक अपॉर्चुनिटी जो ये क्रिएट होती है, ये हमारे अध्यक्ष साहब के सुपरविजन में हम लोग जैसे भी वो डायरेक्शन को बताते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग हम उसको फॉलो करते हैं। और हम जो भी हम ये इवेंट करते हैं, इसी के रिगार्डिंग करते हैं कि जिससे कि हम अवेयर रहें, हम जागरूक रहें और आम जनता के साथ हम कंधे से कंधे मिलाकर उनको भी हम अवेयर करें। हमने अभी तक देश सेवा करी है, अब हम यहाँ समाज सेवा भी हम करना चाहते हैं। इसके रिगार्डिंग हम लोग ये इवेंट्स, छोटे मोटे इवेंट्स हम करते रहते हैं। आँख है तो सब कुछ है। स्पेशली हम जहाँ रह रहे हैं उत्तराखंड में, इतनी खूबसूरती है आसपास, तो अगर यहाँ के लोग वही नहीं देख पाएंगे आँखों के प्रॉब्लम की वजह से, तो वो तो बहुत ही बुरी चीज़ है। तो आँखों की बेसिक देखभाल कुदरती है, वो अपने आप ही रखती है आँख अपनी ध्यान। हम जो थोड़ी बहुत चीज़ें कर सकते हैं वो धूल मिट्टी से बचना है, ज़्यादा धूप से बचना है। अगर बहुत सारे लोग होते हैं जो हेलमेट, बाइक चलाते हैं, हेलमेट पहनते हैं, वाइज़र नहीं बंद करते, वो वाइज़र बंद करना ज़रूरी है ताकि धूल मिट्टी से बचे रहें। सोलर एक्लिप्स जब देखते हैं, सूरज के सामने डायरेक्ट नहीं देखना, काला चश्मा पहन के देखना है। उत्तराखंड के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर मंगलौर नगर पालिका परिषद और यूथ केयर फाउंडेशन की तरफ से नगर पालिका परिषद के परिसर में रक्तदान शिविर लगाया गया। इसमें नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी नौशाद हसीन ने ब्लड डोनेट करने वाले युवाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी नौशाद हसीन ने कहा कि रक्तदान महादान है और इसका फायदा जरूरतमंदों को मिलता है। उन्होंने ये भी बताया कि इस शिविर में यूथ केयर फाउंडेशन का बड़ा योगदान रहा। वहीं यूथ केयर फाउंडेशन के अध्यक्ष फरमान ने बताया कि वो समय समय पर सामाजिक कार्यक्रम करते रहते हैं और इसमें तमाम लोगों को इसका फायदा मिलता है। नैनीताल में गांधी चौक पर बापू की मूर्ति को स्थानांतरित करने के मामले में कांग्रेस और स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने जिला प्रशासन और धामी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पूर्व मंत्री रमेश पांडे ने कहा कि हम किसी भी हालत में मूर्ति को यहां से स्थानांतरित नहीं होने देंगे। पहले भी इस आंदोलन के लिए जिला प्रशासन को लिख के दिया था और हमारा जो इतना बड़ा नैनीताल में कांग्रेस का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसमें भी ये बात उठी थी कि आज ये महात्मा गांधी जी की मूर्ति हटा रहे हैं, कल ये गोविंद बल्लभ पंत जी की मूर्ति हटा देंगे, परसों को ये अम्बेडकर जी की मूर्ति हटा देंगे। आप बताइए कि आप नैनीताल में चौड़ीकरण के नाम पर और सौंदर्यकरण के नाम पर हमारे महापुरुषों के साथ इस तरह का अगर आप व्यवहार करेंगे तो नैनीताल वाले क्यों इसको बर्दाश्त करेंगे? नैनीताल की अगर पहचान है तो महात्मा गांधी जी के नाम से नैनीताल की पहचान है। इसी स्थान पर महात्मा गांधी जी 1942 में आए थे,
जब उन्होंने यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को संबोधित किया था। आज उस पवित्र स्थल को आप जो है बर्बाद करना चाह रहे हैं। आखिर जिला प्रशासन चाहता क्या है? आप सौंदर्यकरण की बात करते हैं, आप चौड़ीकरण की बात करते हैं, आप यहाँ के नागरिकों को तो एक बार विश्वास में लो भाई, आखिर हम लोगों को तो यहीं रहना है ना, हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं हम लोग मरेंगे। जिला प्रशासन आज एक डीएम यहाँ है, कल वो ट्रांसफर हो जाएगा, दूसरा जिलाधिकारी आएगा। अब आप देखिए फ्लैट में एक इतनी बड़ी उन्होंने एक को बना दिया है, वो उसका समझ में नहीं आता क्या बनाया, माउंटेन टाइप का बना दिया। 80 लाख 50 लाख रुपए उस पर तुमने खर्च किया। आखिर 3 साल से वो क्या कर रहा है वहाँ पर? ये नैनीताल का जो हमारा डाट है, इस डाट पर देखिए आपने सड़क के बीच में सारे अवरोध कर दिए। इससे आपका सड़क का चौड़ीकरण कहाँ हो रहा है? उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यूकेपीएससी प्रवक्ता भर्ती में आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया है कि 1 जुलाई 2021 तक आयु सीमा पूरी कर चुके अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के 613 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 7 नवंबर 2024 रखी थी। हाईकोर्ट ने इस आदेश के बाद आयोग ने ऑनलाइन पोर्टल 1 हफ्ते के लिए फिर से खोल दिया है। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।